Yes, hello everyone. I hope I am clearly audible and visible. I welcome you all to this new D&D Daily News Digest session. आज 7 नवंबर है and I have one article from the Indian Express. आज के पेपर में as such बहुत ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स नहीं है because of American elections and the paper is filled with न्यूज आइटम्स फ्रॉम अमेरिकन इलेक्शंस. बट जब तक हमारा एग्जाम आएगा अमेरिकन इलेक्शन को 1 साल हो चुके होंगे और ये सब चीजें पास्ट में जा चुकी होंगी, इसलिए उन पे बहुत ज्यादा पीएचडी करने का कोई फायदा नहीं है. एक आर्टिकल जरूर जो मुझे आज के पेपर में इंपॉर्टेंट लग रहा है वो है प्रायर सैंक्शन रिक्वायर्ड टू प्रोसिक्यूट द पब्लिक सर्वेंट फॉर मनी लॉन्ड्रिंग. दिस हैज बीन सेड बाय सुप्रीम कोर्ट. तो इस आर्टिकल में पहला तो जो सेक्शंस, एक तो ये टर्म जो इंपॉर्टेंट हो जाता है वो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड. क्या होता है? सेक्शन 197 क्लॉज 1 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड mandates prior sections of the government to take cognizance of an offense against public servants and this will apply to the prevention of money laundering act too. ये कहा है. तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के बारे में जानिए. दिस कोड हैज दिस बीन रिप्लेस्ड बाय एनी अदर एक्ट? तो ये भी आपको पता होना चाहिए. भारतीय न्याय संहिता इसमें इंपॉर्टेंट हो जाती है. फिर इसका सेक्शन 197 क्लॉज 1 जो है वो न्यूज में है, इस वजह से ये पता होना चाहिए. और फिर एक एक्ट और लिखा हुआ है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट. ऑल दीज एक्ट्स ऑटोमेटिकली बिकम इंपॉर्टेंट फ्रॉम द स्टूडेंट्स एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू. और ये किस केस में आया ऐसा, इस पे हमें बहुत ज्यादा बात नहीं करनी है. बट ये सेक्शन 197(1) है क्या? When any person who is or was a judge or magistrate or a public servant not removable from his office save by or with the sanction of the government is accused of any offense alleged to have been committed by him while acting or purporting to act in the discharge of his official duty, no court shall take cognizance. आप यहाँ से emphasize कीजिए because legal language है उसके ऊपर पूरी. No court shall take cognizance of such offense except with the previous sanction. So the public servant can only be prosecuted if there is a previous sanction from the government कि आप इनको प्रोसिक्यूट कर लीजिए. दैट इज दी जिस्ट ऑफ इट. फिर इसमें सेक्शन 71 लिखा हुआ है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का. तो थोड़ा सा स्टूडेंट को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का बैकग्राउंड भी जान लेना चाहिए बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन विच एम्स टू रिड्यूस लॉन्ड्रिंग ऑफ मनी. तो ब्लैक मनी को कैसे रोका जाए, ब्लैक मनी से आ रहे जो नेगेटिव्स हैं, दुष्प्रभाव है, उनको कैसे कंट्रोल किया जाए, उसके लिए ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बनाया गया. इसके कुछ प्रोविजंस लिखे हुए हैं जो आर्टिकल में मेंशन भी है एंड आई थिंक स्टूडेंट्स को यहाँ पे इन सेक्शंस को देख लेना चाहिए एज सच. आई डोंट थिंक दैट प्रीलिम्स में यूपीएससी सेक्शन के अगेंस्ट में पूछ सकती है कि इस सेक्शन का क्या मीनिंग है. बट यू नेवर नो, समटाइम्स दिस कैन ऑल्सो बी आस्क्ड. पुराने कुछ केसेस में देखा गया है कि स्पेसिफिक प्रोविजंस जो कि एक्ट के हैं उन पे भी क्वेश्चन आ चुके हैं. तो विद दैट लॉजिक आई थिंक स्टूडेंट्स कैन हैव अ लुक एट इट. और दिस इज द आर्टिकल विच आई थिंक वाज इंपॉर्टेंट फ्रॉम टुडेज न्यूज़पेपर. Now I would like to invite Kanhaiya sir to take this discussion forward. थैंक यू सर. आज के न्यूज़ पेपर में दो आर्टिकल्स, एक आर्टिकल इम्पोर्टेंट जो है द हिंदू से जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ. द आर्टिकल इज रिलेटेड टू द न्यू स्कीम व्हिच हैज बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट बाय द हायर बाय द एजुकेशन मिनिस्ट्री मेनली, व्हिच इज पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम. सो जो पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम है इसके बारे में ये आर्टिकल है. इसकी कुछ बेसिक डिटेल्स हैं. फॉर एग्जांपल सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो यहाँ पर मेंशन है. सेंट्रल सेक्टर स्कीम है कंप्लीटली फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड it also yeah the aim has been given here. It also seeks to provide the financial support to the meritorious students in their pursuit of higher education. तो हायर एजुकेशन के परस्यूट में जो स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए स्कीम. अंडर द स्कीम द बेनिफिशियरी कौन होंगे? स्टूडेंट हु सिक्योर्स एडमिशन इन एनी ऑफ द टॉप 860 क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस both government and private will be eligible to get the collateral free and guarantor free loan from the banks and financial institutions to cover their full amount of tuition fees and other expenses related to the that particular course. तो ये बेनिफिशियरी हो जाएंगे अंडर द स्कीम. एक यहाँ पर कुछ लिमिट दे रखी है. स्टूडेंट को ये बेनिफिशियरीज पता रहना चाहिए, मिनिस्ट्री पता होना चाहिए स्कीम की एंड उसके साथ साथ एम क्या है इस स्कीम का ये पता होना चाहिए. कुछ बेसिक प्रोविजन जैसे अंडर द स्कीम द लोन अप टू 7.5 लाख रुपीस द स्टूडेंट विल रिसीव अ क्रेडिट गारंटी ऑफ 75% enabling banks to extend the education loan to these students. तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. कितना गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया, जैसे 3600 करोड़ जो लिखा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है. इस टाइप के
पहले क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछा जाता है। इन केस कभी पूछा जाता हो, एक दो बार यूपीएससी ने पूछा है, तो उसमें ये पता होना चाहिए कि अमाउंट कितना छोटा है कितना बड़ा हो सकता है पर्टिकुलर स्कीम के लिए। तो वो कॉमन सेंस से वो क्वेश्चन हो सकता है, पर यूपीएससी एक्सपेक्ट नहीं करता है कि आप एग्जैक्ट अमाउंट याद रखो पर्टिकुलर स्कीम में कितना दिया गया है, कितने हजार करोड़। तो पहले एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा गया है, बट उस स्कीम में इतना कॉन्ट्रास्ट दिया गया था कि बहुत ज्यादा अमाउंट दिया गया था जो उस पर्टिकुलर स्कीम के लिए नहीं हो सकता। तो एक कॉमन सेंस है, वो ऑप्शन एलिमिनेट हो सकता है। बाकी ये याद रखने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट को। इसके रिलेटेड हम देखेंगे, स्कीम से काफी क्वेश्चंस पहले भी आ चुके हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हियर यू कैन सी अटल इनोवेशन मिशन, ये प्रीलिम्स के कुछ क्वेश्चन है, 2019 से पूछा गया है। देन द क्वेश्चन ऑन द प्रोग्राम उन्नत भारत अभियान has been asked in 2017. Another question, Vidyanjali Yojana, which was asked in 17 itself. Then Swayam Initiative of Government of India, ये 2016 में पूछा गया है। देन उसके बाद अटल पेंशन योजना, इसके बारे में क्वेश्चन आया है 2016 में। तो हर साल एक दो क्वेश्चन जो स्कीम बेस्ड क्वेश्चन जो यूपीएससी पूछता है, और उसमें मेनली जो ऑप्शंस होते हैं वो होते हैं कि मिनिस्ट्री कौन है, वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, उसके बेनिफिशियरीज कौन है, और इसके साथ साथ उसके एम या ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेंस में हम देखें तो 2013 में क्वेश्चंस कुछ आए हैं, जैसे मिड डे मील स्कीम के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, इलेक्ट्रॉनिक कैश ट्रांसफर सिस्टम के ऊपर पूछा गया है एज ए वेलफेयर स्कीम। Then in 2015, there was a question on the self-help group, then bank linkage program. Uh, Now, say another question was related to this Make in India program in 2015. 16 में देखेंगे तो प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। और भी क्वेश्चंस जो हैं अभी लेटेस्ट ईयर्स में भी पूछे गए हैं बेस्ड ऑन दी गवर्नमेंट स्कीम्स। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आर्टिकल उस पर्सपेक्टिव से। सो दिस वाज फ्रॉम माय साइड। नाउ आई विल इनवाइट गणेश सर टू कंटिन्यू द डिस्कशन। थैंक यू सर। जैसे कि मुस्तफा सर ने कहा कि आज अखबार में ज़्यादा आर्टिकल्स नहीं थे इम्पोर्टेंट, बट फिर भी कुछ आर्टिकल हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट। पल गीता हिंदी का ये आर्टिकल वेहिकुलर एमिशन के बारे में है। बेसिकली आपके जीएस पेपर 3 का पार्ट है। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो पोल्यूशन है खासकर दिल्ली एनसीआर रीजन में वो काफी बढ़ रहा है। उसका जो एक मुख्य कारण था वो है स्टबल बर्निंग। और ये हमने कई बार अखबारों में पढ़ा पहले भी। और फिर कहा गया नहीं नहीं नहीं, स्टेबल बर्निंग से भी ज्यादा अगर कोई कारण है तो वो है जो अभी दिवाली में जो फायर क्रैकर्स जलाए गए उसकी वजह से। बट अभी एक रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है, उसमें ये कहा गया कि ये जो वेहिकुलर एमिशन है ये एक्चुअली सबसे मेजर कंट्रीब्यूटर है एयर पोल्यूशन का। कंट्रीब्यूटर है एयर पोल्यूशन का। और कितना है? अराउंड 51%। यहाँ पे मेंशन भी है ये चीज कि अराउंड 51% जो भी कंट्रीब्यूट हो रहा है पोल्यूशन का वो कौन कर रहा है? वो व्हीकल एमिशन की वजह से आ रहा है। तो हियर यू जस्ट नीड टू नो मोर अबाउट द एयर पोल्यूशन। एंड ये जो रिपोर्ट है वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स रिपोर्ट, इसके बारे में जरूर पढ़िएगा डिटेल में। एक्चुअली क्या है कि इंडिया, अब जो लास्ट ईयर जब रिपोर्ट आई थी वर्ल्ड एयर क्वालिटी आईक्यू इंडेक्स, तो उसमें इंडिया इज द थर्ड मोस्ट पोल्यूटेड नेशन ग्लोबली। जो कि अपने आप में बड़ी कंसर्न वाली बात है। अदर इश्यूज अगर हम बात करें एयर पोल्यूशन से तो अप्रोक्सीमेटली 2.1 मिलियन डेथ्स होती हैं हर साल, जो कि सेकंड हाईएस्ट है आफ्टर द चाइना। सो ट्राई टू नो मोर अबाउट द एयर पोल्यूशन की एयर पोल्यूशन की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, कौन कौन से एयर पोल्यूटेंट जो सबसे ज्यादा घातक हैं या हार्मफुल हैं। फॉर एग्जांपल सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, लेड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। ठीक है। देन यू नीड टू नो मोर अबाउट दी व्हाट आर दी मेजर ड्राइविंग फैक्टर फॉर द एयर पोल्यूशन इन इंडिया। एक तो व्हीकुलर एमिशन हमने पढ़ी लिया। इसके बाद इंडस्ट्रियल एमिशन भी एक है जो बहुत ज्यादा हार्मफुल गैसेस एग्जॉस्ट करता है। फिर रोड ट्रांसपोर्ट है जो कि अगेन बहुत बड़ा मेजर कंट्रीब्यूटर है एयर पोल्यूशन का। अप्रोक्सीमेटली 12% ऑफ द एयर पोल्यूशन इज कंट्रीब्यूटेड बाय द रोड ट्रांसपोर्ट। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो सॉलिड वेस्ट बर्निंग की हम यहाँ पे बात कर सकते हैं। और स्टबल बर्निंग जो कि आपको पता ही है एक अगेन एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है एयर पोल्यूशन के लिए। इसके बाद डोमेस्टिक कुकिंग एंड हीटिंग, ये भी एक, क्योंकि देखिए जो अर्बन एरियाज है वहां पे तो सिलेंडर एलपीजी सिलेंडर मिल जाते हैं, बट जो रूरल एरियाज हैं वहां पे आज भी कोल बेस्ड कुकिंग होती है, केरोसिन बेस्ड कुकिंग होती है। तो वहां पे जो पोल्यूशन है एयर पोल्यूशन का वो काफी बढ़ जाता है इस वजह से। और अब इसके बाद आप ये जरूर देखिएगा कि व्हाट आर द मेजर इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट टू कर्ब दिस
पोल्यूशन। फॉर एग्जांपल एक हमने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम लॉन्च किया था। फिर उसके बाद हमने एक कमीशन बनाया था जिसका नाम था न्यू कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। फिर एक इनिशिएटिव लिया था स्पेसिफिकली दिल्ली के लिए जिसका नाम था ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान। वेहिकुलर एमिशन को कंट्रोल करने के लिए हमने फेम स्कीम लेके आए, इलेक्ट्रिकल व्हीकल को प्रमोट कर रहे हैं आजकल। फिर BS6 नॉर्म्स को हमने इम्प्लीमेंट किया। फिर नेशनल हाइड्रोजन मिशन के बारे में हम यहाँ पे उल्लेख कर सकते हैं, और नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन के बारे में हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो दीज आर द मेजर इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट टू कर्ब द वेहिकुलर एमिशन इन इंडिया और एयर पोल्यूशन इन जनरल इन इंडिया। ठीक है, बट यू नीड टू नो दैट why is India is not able to contain air pollution despite significant initiative taken by the government? क्यों? देखिए मैंने इतने सारे आपको गिनाए कि इतने सारे इनिशिएटिव हमने ऑलरेडी ले लिए हैं, इसके बावजूद हम कम नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या क्या उसके रीजन हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, या पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज हो सकता है, एक्सेट्रा। नीड टू नो मोर अबाउट दिस फैक्टर एज वेल, and along with that you can know that what measures can be adopted to expedite the air pollution control in India। क्या क्या हम ले सकते हैं यहाँ पे जिसकी वजह से हम एयर पोल्यूशन कंट्रोल कर पाए। अब एयर पोल्यूशन का वैसे भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, और हर साल आप प्रीलिम्स में या मेंस में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन देख सकते हैं। ऑलरेडी कई बार इस पे क्वेश्चन आ चुके हैं। 2016 में क्वेश्चन आया था, 2020 में क्वेश्चन आया था, 2021 में भी रिसेंटली क्वेश्चन आया था इंडिया नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के बारे में। तो क्वेश्चन आता रहता है, तो आप इस टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। नाउ आई लाइक टू इनवाइट गौरव सर टू टेक द डिस्कशन फॉरवर्ड। थैंक यू। Thank you, sir. So there is only one article from my side, and this relates to a very breakthrough event of like RNA editing. अभी इससे पहले तक DNA editing होता था. So this breakthrough event is which utilize the RNA editing. तो हम इसके बारे में जानेंगे. कुछ terms mentioned हैं. We will try to know about it. So first is like ये RNA interference क्या होता है? So when it is like complementary RNA का हम यूज करते हैं to curb the expression of another RNA. It is called and interference, RNA interference. तो इसका बहुत तरह से जैसे लेट से कि हम टोमेटो होता है, लाइक टोमेटो के राइपनिंग को डिले करने के लिए RNA इंटरफेरेंस का सबसे पहले यूज हुआ था, तो इसका ये काम होता है. देन देयर इज मेंशनिंग ऑफ लाइक what is RNA editing. So first of all, students should know that what is like central dogma kya hai. Like there is a like there is storage of information in DNA. From DNA DNA replicates itself. From DNA there is a transcription process that uh, transcribes the information in the DNA to RNA, and from there it translates to the protein. So ये अपने आप इसको central dogma कहा जाता है. तो इसमें यही लिखा हुआ है during the process of transcription the cell may, but what happens that during the process of transcription there are chances of DNA error. जो एक जो storage है आपका information है in the DNA and when it transcribes to mRNA there are chances that error will slip in. तो वो जो हो वो फिर mRNA में आ जाएगा, फिर वो गलत प्रोटीन कोड होगा and it will lead to very threatening diseases. तो इसमें एक डिजीज जो मेंशन है वो है आपकी एंटीट्रिप्सिन म्यू1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशियंसी. एक डिजीज मेंशन्ड है जो एक जेनेटिक डिजीज है. तो इसी को एक वेव टेक्नोलॉजीज, वेव लाइफ साइंसेज है, इन्होंने आरएनए एडिटिंग के थ्रू इसको ठीक किया है. तो ये जो आरएनए एडिटिंग है इसमें वन एंजाइम दैट इज यूज्ड, दैट इज एडेनोसाइन डीएमएनएज एक्टिंग ऑन द आरएनए. व्हाट इज डज इज दैट इट कन्वर्ट्स adenosine. First of all, you students should know that they are these are building blocks for the any ribonucleic acid on DNA. जैसे कि एडेनिन होता है, गुआनिन होता है, साइटोसाइन होता है, एंड देयर आर यूरासिल. तो ये 4-5 तरह के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं. तो अब इसमें तो ये एडेनोसाइन एडीआर जो एंजाइम है करता क्या, मैं आपको दिखा देता हूँ. एक मैंने ये एडेनिन है. अब यहाँ पे देखोगे आप, ये एमाइनो ग्रुप है. इस एमाइनो ग्रुप को डीएमाइनेट करके यहाँ पे एक कार्बो एक तरह से दूसरी ग्रुप आ गए. तो इस प्रोसेस, यही एक प्रोसेस है कि एडेनोसाइन से ये आइनोसाइन बन रहा है. ठीक है, तो इस एंजाइम ने क्या किया कि एडेनिन से आइनोसाइन बन गया और फिर इसका जेनेटिक एडिटिंग करवाया इसने. फिर हम बात आते हैं कि आरएनए और डीएनए एडिटिंग में इसके अपने प्रोज एंड कॉन्स क्या है. फर्स्ट ऑफ लाइक mRNA is transient in nature, so but in DNA once you do the RNA editing it will like persist forever, and if there is a chance error हो जाता है it will persist forever. But
सिंस mRNA इज अ ट्रांजिएंट, वो थोड़े टाइम के ब्लड में रहेगा एंड इट विल डिग्रेड इट्स ऑन ओन। तो ये इसका एक फायदा है। दूसरा फायदा क्या है इसका, क्रिस्पर कैस9 जैसे टूल्स होते हैं, वो उसमें जो हम लोग यूटिलाइज करते हैं, सिस्टम को यूटिलाइज करते हैं, दैट इज फॉरेन मेड, ये बैक्टीरियल एंजाइम का यूज करते हैं। एंड व्हेन वी पुट दिस सिस्टम इन आवर बॉडी रिकॉग्नाइज इट एज फॉरेन एंड कैन माउंट एन इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट दैट। बट क्योंकि ये एडीआर एक एंजाइम जो है वो हमारे सिस्टम में ही मिलता है, तो इम्यून सिस्टम डजंट माउंट एन इम्यून रिस्पॉन्स इन इट अगेंस्ट इट। तो ये आपके लिए सिग्निफिकेंस है। बट चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि एडीआर को कैसे हम इसको मतलब टारगेट कैसे कर सकते हैं। तो इसको लिपिड नैनो पार्टिकल्स में हम कोड करके इसको भेजते हैं, बट कभी कभी ये नॉन स्पेसिफिक टारगेटिंग भी कर देता है कि जिस एडेनोसाइन को इसको टारगेट करना है उसके बजाय ये किसी और एडेनोसाइन को भी टारगेट कर देता है। तो ये इसका एक डाउनफॉल है। देन देयर इज अ लाइक ट्रांजिएंट नेचर ऑफ, सिंस आई टोल्ड दैट इट इज अ ट्रांजिएंट नेचर, तो आपको बार बार ये थेरेपी बार बार देनी पड़ेगी। जबकि जीन एडिटिंग में होता है कि एक बार आपने एडिटिंग कर दी, इट विल परसिस्ट फॉर द लाइफ टाइम, बट इट इज सिंस इट इज ट्रांजिएंट इन नेचर, यू विल नीड दिस थेरेपी टाइम एंड टाइम अगेन। एंड थर्ड इज लाइक, ये जो डिलीवरी का चैलेंज है, अपने आप में डिलीवरी का चैलेंज है कि जो एक आजकल जो डिलीवरी का मेथड है उसमें जो साइज ऑफ पार्टिकल्स है वो लिमिटेड है। बट सिंस इट इज अ बिग सॉर्ट ऑफ, इसमें ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम आ रहा है, डिलीविंग सब्जेक्ट है, और विथ पीरियड ऑफ टाइम आई होप दैट इट विल लाइक गेन एक्सपर्टीज ऑन दिस, लाइक क्रिस्पर कैस हैज लाइक नाउ क्रिस्टलाइज्ड टू अ वेरी गुड सॉर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये भी अपने आप में विथ पीरियड ऑफ टाइम ये अपने आप में गुड टेक्नोलॉजी के रूप में उभर के आएगा। तो इसमें आप देखेंगे जेनेटिक एडिटिंग के हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। ये 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है। आप देखेंगे आरएनए इंटरफेरेंस के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है, 20 में कैस9 पे क्वेश्चन आया हुआ जो क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी है। सो जो यूपीएससी का ये जेनेटिक एडिटिंग का जो टॉपिक है बहुत फेवरेट टॉपिक है, तो हो सकता है इससे क्वेश्चन बन सकता है आरएनए एडिटिंग के ऊपर, ये एंजाइम के ऊपर। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम योर point of view of your prelims. So with this, this edition of DND comes to an end, and I hope you liked it. Thank you.